हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर स्टैटिक्स बुक्स के अंदर मैंने आपको चैप्टर करवाया था फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको सेंट्रल एक्स की इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, और उससे पहले मैंने आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए थे। क्या कुछ होता है इसके अंदर, रेंज होती है, पिच होता है, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन होती है। ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति का मैंने एक आपको कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन इन सारे के सारे प्रतिबंध जो भी कंडीशन मैं आपको लिखवाई वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, फिर हम चलते थे इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने सेंट्रल एक्सिस का इजी सा एक तरीका बताया था कि आपको उसी वे में चलते रहना होता है। इसी क्वेश्चन को भी अपन उसी वे में ही करेंगे। उसने पूछा इसमें वही है सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन, पर सर फाइंड करने को नहीं बोला। उसने बोला है सेंट्रल एक्सिस जो होगा वो इस बेलन के ऊपर स्थित होगा, पर काम तो हमें सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन के थ्रू ही करना है ना। तो हमें जहां भी सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन का नाम आ जाए आपको वो इक्वेशन पुट करके उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है ये। तो उसने बोले कि एक बल जो है F, तो हमें अगर फोर्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो हमने को वही फोर्स लेना है। अगर गिवन नहीं है, सिर्फ इतना ही बोले ये समान बल ये, तो हम फोर्स लेट करते हैं खुद की तरफ से कि ये बल P है। ठीक है, जो किसी अक्षों के अनुदिश लग रहा है या किसी बॉडी पर लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बोले कि एक बल F जो है वो x अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है, यानी एक बल F जो है वो तो x अक्ष के, तो मैंने बोला था जब भी फोर्स है वो निर्देशीय अक्षों के अनुदिश कार्य करता है तो वहां पर बिंदु हमें मूल बिंदु लेना होता है। ठीक है, और दिक्कोजाएं आपको पता ही है कि x y z की दिक्कोजाएं क्या होती है, डीसीज क्या होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बल F है जो x अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है, और एक बल और दे रखा है दूसरा बल, उसका नाम क्या है NF। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि दूसरा बल जो NF है वो ये बेलन, हमें बेलन की इक्वेशन दे रखी है x² + y² = a²। ठीक है, वो बोल रहे हैं इस बेलन के एक जनक के अनुदिश। अब जनक क्या होता है कि देखो, जनक क्या होता है कि जिससे वो बेलन जनरेट हुआ है, बना है। ठीक है, उसको अपन जनक बोल देते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो बेलन का एक जनक के अनुदिश, यानी जो भी दूसरा बल फोर्स है ना वो एक बेलन के एक जनक के अनुदिश क्रियाशील है, और जनक कौन है, जिससे वो बेलन जनरेट हुआ है। ठीक है, क्रियाशील है, तो हमें प्रूफ करना है कि सेंट्रल अक्ष की इक्वेशन है इस बेलन पर स्थित होगी। तो हमें बेलन की इक्वेशन निकालनी है जो ये मिलनी चाहिए हमें। तो काम करते हैं हम, काम हमें वही करना जो पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें एक बल F दे रखा है जो x अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है। जब पे लिखते हैं नंबर 1, या फिर पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जनक भी तो बनाना है ना, तो हम सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 3 डायमेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब हमें 3 डायमेंशन ही बनाना पड़ेगा। ये हमारा x अक्ष ले लो, ये y ले लो, और ये z ले लो। ठीक है, फिर उसने बोले कि एक बल जो F है वो x अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है। x अक्ष हमारी यही होती है, तो इसके अनुदिश क्रियाशील ये बल F है। ठीक है, तो और दूसरा बल जो है वो NF है, वो बेलन के एक जनक के अनुदिश क्रियाशील है। तो बेलन का जनक, अब देखो बेलन क्या दे रखी है, x² + y² = a² दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब ये कहां पर बनेगा, ठीक है, z अक्ष के ऊपर इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से बनेगा ये बेलन। अब ये बेलन जनरेट किससे हुआ है, वो बोला है कि जो बल है वो बेलन के जनक के अनुदिश क्रियाशील है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक रेखा है जो यहाँ से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर रही है। ठीक है, मैंने ये मान लिया। तो ठीक है, तो ये हमारा बेलन है। तो मैंने यहाँ से एक रेखा मानी, इसका मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से एक रेखा जा रही है, इन पॉइंट से होकर के इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। और मैंने मान लिया कि ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है, जनक है इस बेलन की। जो बेलन है वो इस रेखा से जनरेट हुआ है। तो इस रेखा को मैं नाम दे देती हूँ, ये P हो गया, और ये नाम मेरा P' है, ये दे दिया मैंने। ठीक है, और ये इसका क्या है, जनक है। और एक फोर्स जो NF है इस जनक के अनुदिश क्रियाशील है। तो जो बल होगा NF वो इस तरीके से क्रियाशील है इस रेखा के अनुदिश, तो मैंने लिख दिया NF। ठीक है, NF क्रियाशील है, F हो गया। अब मैं इस P पॉइंट का अगर वो निकालना चाहूँ, कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, तो क्या निकल सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये XY प्लेन के अंदर है, जब भी 3D के अंदर XY प्लेन के अंदर बेलन के ऊपर ही पॉइंट है, देखो तो बेलन के जो निर्देशक होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं XY प्लेन के अंदर, वो फिक्स होते हैं a cos phi, ठीक है, कोमा a sin phi, कोमा
कोमा 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, z 0 होगा तो 0। ठीक है, ये हम देखो हमारे पास एक बल F हो गया जो एक्स अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है, एक बल N F हो गया जो बेलन के, ये बेलन की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर दे रखी है। वो बोल रहे हैं इस बेलन के एक जनक के अनुदिश क्रियाशील है, तो जनक ये था, जनक PP डैश हमारा जनक है, इसके अनुदिश NF बल क्रियाशील था। ठीक है, और इस P पॉइंट के मैंने बेलन के ऊपर कोऑर्डिनेट मान लिए cos फाई a sin फाई और 0। क्लियर। अब इसी चीज को हम लिखते हैं लैंग्वेज में, कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, पहला फोर्स क्या था, F था, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक बल F x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु 0, मैंने आपको ये बताया था जब भी निर्देशीय अक्षों के अनुदिश क्रियाशील होता है कोई भी फोर्स, तो उसके लिए बिंदु कौन से लिए जाते हैं, मूल बिंदु लिए जाते हैं। ठीक है, एक बल x अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु के सापेक्ष क्रियाशील है, क्रियाशील है, जिसकी डीसी क्या होंगी, x अक्ष पर डीसी क्या होती है, 1,0,0 होती है। क्लियर। अब इसकी हमें निकालनी है क्रिया रेखा की समीकरण। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करवाई थी ना, सेम काम इसमें करना है। तो अतः इसकी जो क्रिया रेखा की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, क्रिया रेखा की इक्वेशन का फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन में L1, x माइनस y माइनस y1 अपॉन में m1, z माइनस z1 अपॉन में n1। अब ये पॉइंट्स थे, मैंने बोला था इनको आप मान लिया करो x1 y1 एंड z1, और ये हमारे पास होता है L1 m1 एंड n1। ठीक है, अभी वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। तो x माइनस x1 हमारा 0 है, L1 है 1, y 0 है इसके अंदर और m1 है 0, और z माइनस 0 अपॉन में 0। तो क्रिया रेखा की इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन में 1, y अपॉन में 0 एंड z अपॉन में 0। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फोर्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फोर्स की। दूसरा फोर्स क्या है, NF। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरा बल जो NF है वो बेलन के जनक, जनक को नाम क्या दिया मैंने, PP डैश। तो जनक PP डैश के अनुदिश, और बिंदु कौन से बिंदु है, किस बिंदु के सापेक्ष लें हम, तो मैंने PP डैश पे पॉइंट क्या माने हुए हैं, a cos फाई a sin फाई और 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन के जनक PP डैश के अनुदिश, PP डैश के अनुदिश बिंदु a cos फाई a sin फाई एंड 0 बिंदु के सापेक्ष क्रियाशील है, क्रियाशील है, जिसकी दिक्कोज्याएं क्या हो जाएंगी। अब एक चीज देखो ध्यान से, अब इसकी जो डीसीज निकालनी है, अब देखो दिक्कोज्याओं के लिए जो क्रिया जो हमारी PP डैश है वो किसके समांतर दिख रही है आपको, z अक्ष के समांतर दिख रही है। ये हमारा z अक्ष था, तो ये PP डैश किसके समांतर दिखाई दे रही है, z अक्ष के समांतर दिखाई दे रही है। तो इसकी जो दिक्कोज्याएं होंगी वो वही होंगी जो z अक्ष की है, क्योंकि z अक्ष के समांतर है। तो देखिए यहाँ से, तो उसकी दिक्कोज्याएं क्या हो जाएंगी, जिसकी दिक्कोज्याएं जीरो कोमा 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि z अक्ष के यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो साइड में आप लिख भी सकते हो कि PP डैश है वो z अक्ष के समांतर है, तो इसकी दिक्कोज्याएं वही होंगी जो z अक्ष की हैं। तो 0,0,1। और वैसे इनको नेम देना चाहें तो फिर क्या बोल सकते हैं इनको, ये पॉइंट अभी हो जाएंगे x2, ये y2 और ये z2, स्मॉल z2, और ये हो जाएगा L2, M2 एंड N2। ठीक है, इसकी क्रिया रेखा की इक्वेशन तो आप लिख देंगे, अतः PP डैश की
समीकरण। अब इसकी क्रिया रेखा की समीकरण निकालते हैं अपन। फॉर्मूला x माइनस x2 अपॉन में L2, y माइनस y2 अपॉन में M2, z माइनस z2 अपॉन में N2। ठीक है, पहले पुट कर देते हैं। x माइनस x2 a cos phi अपॉन में L2 0। ठीक है, y माइनस a sin phi अपॉन में 0, z माइनस 0 अपॉन में 1। ठीक है, क्योंकि N2 की वैल्यू 1 है, ये रख दिया। अब इसको और अगर लिखना चाहो तो a cos phi 0, a sin phi 0 एंड z अपॉन में 1। ये आ गई इनकी क्रिया रेखा की इक्वेशंस। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पूछा गया, उसने बोला कि जिसकी सेंट्रल अक्ष की इक्वेशन है वो निम्न बेलन पर स्थित होती है और बेलन की इक्वेशन हमें दे रखी नीचे, हमें वो प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्रिया रेखा की इक्वेशन में जाना है। तो क्रिया रेखा की इक्वेशन लिखकर आप मतलब यहीं पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाना चाहो, ठीक है, वरना लास्ट में भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उस फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए क्या होता है, कैपिटल एक्स वाई जेड चाहिए होते हैं एंड एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो पहले मैं वही निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ। ठीक है, अब जो कैपिटल एक्स वाई जेड निकलता है वो किस लिए निकलता है? वो निकलता है हमारा बल युग्म के लिए। ठीक है, वो किस लिए निकलता है? तीनों के लिए बल निकालना होता है, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश बल, वाई अक्ष के अनुदिश बल और जेड अक्ष के अनुदिश बल। और जो एलिमेंट निकलता है वो बल युग्म के लिए निकलता है। ठीक है, बल घूर्णन होता है वो एलिमेंट। ठीक है, अब हम करते हैं इसके लिए जो बल निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं, दो ही फोर्स लग रहे हैं एक्स अक्ष के अनुदिश। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश बल फोर्स। ठीक है, अब एक्स अक्ष के अनुदिश अगर बल निकाल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? कैपिटल एक्स चाहिए। तो कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2, दो ही बल लग रहे हैं ना, एक तो एक्स अक्ष के अनुदिश और दूसरा NF। ठीक है, जो कि हमारे जनक के अनुदिश लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं x1 प्लस x2, क्योंकि दो फोर्स है, दो ही लिखे जाएंगे। तो x1 प्लस x2 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बल गुना उसकी दिक्कोज्या। ठीक है, तो मेरा बल गुना दूरी फॉर्मूला होता है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना दूरी, ये होता है। अब x1 के लिए देखते हैं, पहला फोर्स है, पहला फोर्स कौन सा है? पहला फोर्स हमारा F है। ठीक है, और उसकी दूरी क्या होगी? उसकी दिक्कोज्या होगी, मतलब L1 होगी। तो L1 देख लो, ऊपर मैंने क्या बनाई हुई है, L1 मेरी है 1। ठीक है, तो L1 1 है और L2 कितनी है? 0। L1 है 1। ठीक है, अब बात करते हैं x2, दूसरा फोर्स है मेरे पास NF गुना दूरी उसके लिए L2 कितनी है? 0। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई? F आ गई। क्लियर है? अब मुझे निकालना है इसका दूसरा फोर्स, जो कि क्या होगा? y अक्ष के अनुदिश बल निकालना है, y अक्ष के अनुदिश बल निकालना है। तो कैपिटल Y कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2। ठीक है, पहला फोर्स है F गुना M1 की वैल्यू देख लो कितनी है? M1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, ऊपर देखना मैंने लिखी हुई है। फिर दूसरा फोर्स NF है, M2 की वैल्यू कितनी है? M2 की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ से हमारे पास जो कैपिटल Y है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फिर निकालते हैं तीसरा, Z अक्ष के अनुदिश, Z अक्ष के अनुदिश बल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, जब Z अक्ष के अनुदिश निकालेंगे तो लिखेंगे कैपिटल Z इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 एंड पहला फोर्स है हमारा F, इसकी दिक्कोज्या N1 देखो कितनी 0 है। ठीक है, फिर NF डॉट Z2 मतलब सॉरी, इसके लिए लिखा जाएगा N2 और N2 की वैल्यू देख लो ऊपर 1 दे रखी है, तो मतलब 1 लेट करी है हमने, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? NF आ जाएगी। तो Z आ गया, X आ गया, Y आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो आगे बल के लिए, अब निकालना है हमें बल युग्म के लिए। बल युग्म के लिए क्या निकलता है हमेशा? L11। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अब बल युग्म के लिए। अब करना है हमें बल युग्म के लिए। बल युग्म के लिए सबसे पहले क्या निकलता है? कैपिटल L निकलता है। तो कैपिटल L का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल y1
स्मॉल z1। अब जितने फोर्स है उतनी बार इसको लिखना होता है। अब 2 है तो 2 बार लिखेंगे, प्लस स्मॉल y2 कैपिटल Z2 माइनस कैपिटल y2 स्मॉल z2, ये लिख दिया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्मॉल y1 की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर स्मॉल y1 की वैल्यू देखनी है हमें, तो स्मॉल y1 है हमारे पास 0 0 यानी स्मॉल x1 y1 z1 तीनों 0 0 0 ही है हमारे पास। ठीक है, स्मॉल x1 y1 z1 तीनों 0 0 है। स्मॉल x2 y2 z2 हमारे पास a cos phi a sin phi और 0 है, और L1 M1 तो हमें पता ही है। ठीक है, बाकी इसकी कोई जरूरत भी नहीं है इसमें, तो स्मॉल L1 M1 M1 की हमें सिर्फ कैपिटल x y z वैल्यू की जरूरत होती है जो यहाँ से निकल जाएगी। स्मॉल y1 कितना है 0, ठीक है, और कैपिटल Z1 वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखना चाहो तो ये भी 0 ही है। ठीक है, तो 0 ही आ जाना है ये, माइनस कैपिटल y1 की वैल्यू, कैपिटल y1 की वैल्यू यहीं से निकलती है। कैपिटल y1 की वैल्यू f डॉट 0 0 यानी तो ये भी 0, प्लस स्मॉल y2 0 तो ये पूरा पोर्शन 0। ठीक है, कैपिटल y2 की वैल्यू भी 0 है तो ये भी 0। तो आपके पास L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक सेकंड मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी, ये तो 0 आएगा, ये इधर कुछ ना कुछ आएगी वैल्यू, ये नहीं करते हैं अपन। प्लस में स्मॉल y2 की वैल्यू देखते हैं कितनी है। स्मॉल y2 हमारे पास a sin phi है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a sin phi। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा a sin phi डॉट Z2, कैपिटल Z2 की वैल्यू यहाँ से NF डॉट 1 NF है तो यहाँ पे आएगा NF, माइनस कैपिटल Y2 0 है तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a sin phi डॉट NF आ जाएगा। अब दूसरा क्या निकालना है हमें, कैपिटल M निकालना है। कैपिटल M का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, इसका होता है स्मॉल z1 कैपिटल x1 माइनस कैपिटल z1 स्मॉल x1। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल z2 कैपिटल x2 माइनस कैपिटल z2 स्मॉल x2 ये होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल z1 की वैल्यू देख लो कितनी है, 0 ही होती है तो ये पूरा पोर्शन 0। ठीक है, स्मॉल x1 की वैल्यू भी 0 है तो ये पूरा पोर्शन 0। ठीक है, स्मॉल z2 की वैल्यू देख लो कितनी है, ऊपर आपको लिखी होगी स्मॉल z2 x2 y2 z2 हमने किसको लेट करा था, a cos phi a sin phi और 0 को, तो z2 0 तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। माइनस कैपिटल Z2 हमारे पास NF है तो यहाँ आएगा NF डॉट x2, स्मॉल x2 हमने लेट करा था a cos phi को, तो ये a cos phi। तो आपके पास जो कैपिटल M है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का NF डॉट a cos phi। क्लियर? ठीक है, L आ गया, M आ गया। अब निकालना है हमें थर्ड वैल्यू N। ठीक है, कैपिटल N। अब कैपिटल N का फॉर्मूला होता है स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस कैपिटल x1 स्मॉल y1 स्मॉल x2 कैपिटल y2 कैपिटल x2 स्मॉल y2। ठीक है, ये अब देखो स्मॉल x1 हमारे पास 0 ही है तो ये भी 0, स्मॉल y1 भी 0 है तो ये भी 0, स्मॉल x2 है a cos phi डॉट कैपिटल y2 को देखिए वैल्यू कितनी है, कैपिटल y2 हमारे पास 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ भी क्या रखेंगे, डॉट 0 माइनस कैपिटल x2 की वैल्यू देख लो कितनी है, कैपिटल x2 की वैल्यू भी 0 है तो ये भी 0 आ जाएगी, तो ये 0 यानी ये भी 0 ये भी 0, तो कैपिटल M की वैल्यू 0 ही आ जाती है। तो LMN की तीनों की वैल्यू निकल गई। अब चलते हैं इसकी सेंट्रल अक्ष इक्वेशन में। उसने बोला था कि सेंट्रल अक्ष की इक्वेशन है वो इस बेलन पर स्थित होती है। जब अपन लिख देंगे केंद्रीय अक्ष की समीकरण से, केंद्रीय अक्ष की समीकरण से, अब केंद्रीय अक्ष की समीकरण में जाना है तो सेंट्रल अक्ष की इक्वेशन का फॉर्मूला पुट कर दो इसके अंदर।
अपॉन में कैपिटल वाई, फिर n माइनस स्मॉल x कैपिटल वाई प्लस कैपिटल एक्स स्मॉल वाई अपॉन में z। ठीक है, ये वैल्यूज अब सारी की सारी वैल्यूज में पुट कर देनी है हमें। कैपिटल L की वैल्यू देख लो कितनी निकाली यार, अभी हमने कैपिटल L की वैल्यू निकाली है a sin phi डॉट nf। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल L की जगह पर a sin phi डॉट nf माइनस स्मॉल y का स्मॉल y डॉट कैपिटल Z। कैपिटल Z की वैल्यू देख लो कितनी आई है। कैपिटल Z की वैल्यू के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। कैपिटल Z की वैल्यू हमारे पास nf निकल चुकी है, तो इसकी जगह पर रख देंगे nf, तो यहाँ पर आएगा nf। ठीक है, प्लस स्मॉल z कैपिटल Y की वैल्यू रखनी है, तो कैपिटल Y देख लो कितना है, कैपिटल Y 0 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसकी जगह पर 0। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं इस पे, या चलो लिख ही लो डॉट 0। अपॉन में कैपिटल X की वैल्यू रखनी है हमें, तो कैपिटल X की वैल्यू आप ऊपर देखो कितनी निकाली है हमने। कैपिटल X की वैल्यू निकाली थी ऊपर कैपिटल F। ठीक है, वो देख लेना, मैंने ये साथ के साथ नोट करते रहोगे तभी आपको क्लियर होगा। सारी चीजें कॉपी में लिखते रहा करो, कौन कौन सी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। ठीक है, फिर हमें कैपिटल M की वैल्यू चाहिए। कैपिटल M की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, माइनस का a cos phi nf। ऊपर देख लेना आप, माइनस का a cos phi nf माइनस स्मॉल z का स्मॉल z। कैपिटल X की वैल्यू देखो कितनी निकाली थी, कैपिटल X की वैल्यू f निकाली थी, तो f प्लस स्मॉल x और कैपिटल Z की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल Z की वैल्यू थी nf, तो ये हो जाएगा nf। अपॉन में कैपिटल Y करना, तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या थी 0, तो अपॉन में 0 इक्वल में कैपिटल N हमने 0 निकालना था। ठीक है, देख लो अगर नहीं आ रहा तो आपको समझ में, तो यहाँ देखो कैपिटल N मैंने 0 निकाला हुआ है, इसलिए मैं 0 लिख रही हूँ इसको डायरेक्ट, ये 0 माइनस स्मॉल x कैपिटल Y की वैल्यू देखो कितनी निकाली थी 0 थी, तो ये भी 0 प्लस कैपिटल X की वैल्यू कितनी है हमारे पास f डॉट स्मॉल y अपॉन में कैपिटल Z की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Z की वैल्यू है nf। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्यूट करके हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a sin phi डॉट nf माइनस y nf, ये 0 अपॉन में f बराबर माइनस का a cos phi डॉट nf माइनस zf डॉट xnf। ठीक है, अपॉन में 0। ठीक है, इक्वल में ये 0 ये भी 0, f y अपॉन में nf आ रहा है, f से f कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन में n कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना कर सकते हैं हम, y अपॉन में n लिख सकते हैं। तो ये इसके 3 पार्ट्स बन गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमें तीनों पार्ट्स को अलग अलग करके सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं बाय पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी बाय फर्स्ट एंड थर्ड। ये फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को लेके चलते हैं। जब लिखते हैं बाय पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को लेके चलते हैं। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। ठीक है, जब इन दोनों पार्ट्स को अगर हमने इक्वल रख देते हैं तो फिर यहाँ से आता है a sin phi डॉट nf माइनस y nf अपॉन में f, इसको बराबर में रखते हैं y अपॉन में n के। ठीक है, ये रख दी। अब हम क्या कर देते हैं, ऊपर देखो दोनों में से f कॉमन आ रहा है, ऊपर से f कॉमन ले लो, नीचे f पड़ा है, f से f कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास a sin phi यानी n a sin phi माइनस f भी कैंसिल हो गया तो y n यानी n y वाला बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर y अपॉन में n पड़ा हुआ है, f से f तो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी n इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n a sin phi माइनस एन वाई और एन मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट से इतना आया, सेकंड एंड थर्ड पार्ट से कितना आ सकता है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ बाय सेकंड एंड
थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड पार्ट को ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से चीज देखो, ये अपॉन में 0 है, अपॉन में 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, पूरा पोर्शन 0, तो ऊपर हमारे पास बचेगा माइनस का a cos phi डॉट nf माइनस zf डॉट xnf इक्वल में 0। ये मिलेगा हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है cos phi की, तो cos phi की वैल्यू देख लो कितनी आ सकती है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास nf, इन दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास nf। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, f को हटा देते हैं। सबसे पहले f, तीनों में से f कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का a cos phi डॉट n माइनस z माइनस xn बराबर 0। f को मैं उधर लेके जाके 0 कर दिया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है इसके अंदर cos phi की वैल्यू, ठीक है। तो cos phi की वैल्यू के लिए माइनस का a cos phi इधर रखते हैं, ये प्लस का उधर जाएगा nx प्लस z, ठीक है। और cos phi की वैल्यू निकालनी है, तो फिर इसके साथ n भी बड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर n भी आएगा, और यहाँ से फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos phi की, ये माइनस का n उठा के उधर लेके जाना पड़ेगा। एक सेकंड थोड़ा चेक कर ले हम सही जा रहे हैं। यहाँ पे डॉट आएगा, मैंने 3 पोर्शन बना दिए जबकि पोर्शन इसके 2 ही हैं, वो थोड़ा ध्यान रख लेना आप। और यहाँ से एक सेकंड थोड़ा और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इसको ध्यान से देखते हैं कि माइनस का a cos phi nf था, zf था और प्लस में xnf था, तो यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। प्लस का xnf हो गया अपॉन में 0, वो पोर्शन तो जाके 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास नीचे बनेगी जो टर्म, वो बनेगी माइनस का a cos phi nf माइनस zf प्लस xnf, तो ये दोनों प्लस के हैं। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, माइनस का z प्लस का x आ जाएगा, और ये माइनस का xn हो जाएगा उधर जाके, और ये प्लस का z, और इधर माइनस का na था, तो ये माइनस का na चला जाएगा इसके अपॉन में, ठीक है। और अगर आप और सॉल्व करना चाहो, माइनस से माइनस हटाना चाहो, तो ऊपर आ जाएगा z माइनस का हो जाएगा और nx प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा nx माइनस z अपॉन में na। ये वैल्यू किसकी आई है आपके पास, cos phi की, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आई है, cos phi की। अब ये cos phi की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें क्या चाहिए, sin phi चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं sin phi निकालना चाहूँ तो sin phi की वैल्यू देखने कितनी आ जाएगी, देन sin phi, इसके लिए हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर की देखो ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, कर्न है। तो इसके हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, इससे आएगा हमारे पास लंब चाहिए ना हमें, तो m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में nx माइनस z की होल स्क्वायर रूट में, और अपॉन में आ जाएगा na, ठीक है। ये आपके पास कितना है, sin phi। अब ये sin phi की वैल्यू आपको किसमें पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि हमारे पास y के ऊपर में चल रहा था, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, y इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं, तो y बराबर n sin phi माइनस n है। तो इसको और देखना चाहिए तो n का अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये n के लिए sin phi हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, y बराबर n sin phi माइनस n पर, तो y इक्वेशन फर्स्ट, तो y बराबर n sin phi
माइनस एन वाई, माइनस एन वाई, ठीक है। अब इसको अगर और सॉल्व करना चाहो आप तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये एन स्क्वायर ए साइन फाइव माइनस एन स्क्वायर वाई, माइनस का एन स्क्वायर वाई इधर लेके जाते हैं इसके साथ तो y कॉमन आता है, यानी 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए साइन फाइव, ठीक है। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है उसकी ए यानी साइन फाइव की, तो इसके अंदर हम ये तो आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर एच इट इज इक्वल में एन स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन फाइव की वैल्यू देख लो क्या पुट करते हैं हम इसके अंदर अब, ठीक है। साइन फाइव की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, रूट में एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एन एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर और अपॉन में एन, ठीक है। ए से ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ से ए कैन से ए कैन भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे देखो हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्म नीचे बन रही है दिस इम्प्लाइज दैट वाई 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन, ठीक है। और रूट में एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एन एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर बन रही है ये। अब इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो ये करते हैं हम वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर और इधर एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एन एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर, ठीक है। ये हट गया रूट यहाँ से। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर इस एन स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो बनेगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर एच इट इज ये हो जाएगा एन 4 ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एन एक्स माइनस स्मॉल जेड की होल स्क्वायर बन रही है, ठीक है। इस होल स्क्वायर को आप ओपन मत करो, इसको एच टी ही रखो, ठीक है। और ये माइनस वाला पोर्शन इसके साथ ले जाओ, फिर प्रूफ हो जाएगा। यही आपको आई थिंक प्रूफ करना है कि वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर की स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एन एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन 4 ए की स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। आप ऊपर देख सकते हो कि वाई स्क्वायर 1 प्लस ये था एन स्क्वायर एन एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर की स्क्वायर इज इक्वल टू एन की 4 ए स्क्वायर। तो ये बोल रहे थे कि इस बेलन से जो है वो सेंट्रल की इक्वेशन बनती है, तो हमने सेंट्रल की इक्वेशन से बेलन की इक्वेशन निकाल दी, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से किए जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन को, कि बेलन वगैरह जो जनक है वो थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीजें है इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, हमें ये प्रूफ करना था एन स्क्वायर एन एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन 4 ए की स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है, जनक आपको देखना है, और ये जो नीचे मैंने प्रोसेस करा है ये प्रोसेस आपको हर एक जितने भी क्वेश्चन करोगे सब में सेम ही करना है, ठीक है। जो भी है ये सारे क्वेश्चन में सेम ही करना है आपको। एक्स बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट पहचानने हैं कि x1 y1 z1 क्या है, l1 m1 n1 क्या है, ठीक है। इसी तरीके से जितने फोर्स हैं उतने ही पॉइंट और दिकोजाएं होंगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर 2 फोर्स है तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट और दिकोजाएं 2 थी, ठीक है। अगर 3 फोर्स होंगे तो दिकोजाएं और फोर्स 3 होंगे, तो वो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस बुक के अंदर तो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और बचा हुआ शून्य विक्षेप की स्थिति का, वो कंप्लीट करके हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।